हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहेड विद साइंस। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्मॉल स्फेरिकल मास। न्यूक्लियस सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके सेंटर में एक स्मॉल स्फेरिकल मास होता है, समवॉट सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म में। अब ये स्मॉल स्फेरिकल मास, स्फेरिकल जैसे आप बॉल देखते हो, बॉल कैसा होता है? स्फीयर होता है। उसी तरीके से बॉल नुमा, बॉल के जैसा शेप होता है न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियस के डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। न्यूक्लियस का डायग्राम आप अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहली चीज होती है कि जैसे सेल होता है, सेल में सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या तो वो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है या फिर अगर प्लांट सेल होगा तो वो सेल वॉल होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग। उसी तरीके से न्यूक्लियस में जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे देखो, ये जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डबल लेयर, 2 लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि इसकी कवरिंग होती है एक तरीके से, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होती है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियर पोर बीच बीच में आप देख पा रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पोर्स हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करते हैं मटीरियल को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में मटेरियल को जाने में, या फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म के लिए न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं न्यूक्लियर पोर? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल with that of cytoplasm. ओके, इसके बाद न्यूक्लियस में और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? न्यूक्लियस में देखा जाए तो इसके अंदर जो डेंस, ये जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो ये डेंस फ्लूइड होती है, इसमें जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन जो उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो डेंस फ्लूइड पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर में उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, थ्रेड की, जैसे आप देख रहे हो ना, थ्रेड लाइक इंटैंगल्ड मटेरियल। तो ये जो होता है ये थ्रेड लाइक इंटैंगल्ड मटेरियल होता है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्लोट करता हुआ थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। अभी आप ये समझोगे कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है न्यूक्लियस का। अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम समझ लेते हैं बीच में, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ओके, अब हम पहले समझते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये सेल डिवीजन के टाइम पर ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक से ये हो जाता है रिबन लाइक, इट बिकम्स थिक रिबन लाइक। तो यहाँ पे जो थिक रिबन लाइक हो जाता है और इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो सेल डिवीजन के टाइम पर थ्रेड लाइक क्रोमैटिन जो होता है वो थिक रिबन लाइक हो जाता है, जो कि क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम का काम क्या होता है। क्रोमोसोम का काम होता है टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, या फिर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो क्या काम होता है? ट्रांसफर the hereditary or
genetic characters from parents to the offspring or from one generation to the next generation. से parent एक generation हो गया, offspring next generation हो गया. तो transfer of hereditary or genetic characters from parents to offsprings. इसीलिए हमने कई बार नोटिस किया होगा जो ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं कई बार पेरेंट्स से बहुत सिमिलर होते हैं. जैसे कई बार होता है ना, कहते हैं कि आपके बेटे का चेहरा आपसे बहुत मिल रहा है. वो किसकी वजह से होता है? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम्स की हेल्प से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है. अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है दैट इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स, जिसे कहते हैं जीन्स. ये क्या है? ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं. ये जो हम लोग जीन्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स. ठीक है, तो क्रोमोसोम हो गया. क्रोमोसोम के जो हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं उनको जीन्स कहते हैं. और ये जो जीन्स होते हैं किसके बने होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डीएनए के बने होते हैं. तो ये डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि क्रोमैटिन होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन जो होता है वो थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बना लेता है. क्रोमोसोम जो होता है वो हेरिडिटरी यूनिट्स जीन्स का बना होता है और जीन्स जो होता है वो डीएनए का बना होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसे कहते हैं जीन. क्या कहते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन क्या हुआ? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसे हम लोग कहते हैं जीन. अब ये समझ लो कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हर स्पीशीज में डेफिनेट नंबर में प्रेजेंट होते हैं. इनका जो नंबर होता है डेफिनेट नंबर होता है. डेफिनेट नंबर. हर स्पीशीज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डेफिनेट नंबर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 46 क्रोमोसोम्स, टोटल 46 हो गए. तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और हर स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो डेफिनेट होता है. मतलब वो इट विल नॉट वैरी. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स हैं, मेरे फादर हो गए, मदर हो गई, मैं हुई, या फिर जो भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे एक ही स्पीशीज है ना. तो ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन. हर पर्सन में, हर स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी द सेम. ह्यूमन बींग्स में दिस इज 23 पेयर, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो. ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस जो होता है दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. वो सब प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोलस वो हम बाद में समझेंगे. यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस ये प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है दैट इज समथिंग व्हिच पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो न्यूक्लियस होता है दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यू फंक्शंस. उनके क्या फंक्शंस होते हैं? पहली बात तो ये होता है दैट इज समथिंग व्हिच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है. और न्यूक्लियस जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? कंट्रोल सेंटर कहते हैं या फिर इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. तो इसके फंक्शंस के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं. फंक्शंस में पहली बात तो इट पार्टिसिपेट्स इन सेल डिवीजन, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तो उसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. और तीसरी चीज होती है ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ट्रांसफर ऑफ
of hereditary information. तो ये था न्यूक्लियस के बारे में. So that is all for today's video. Please like, share and subscribe, and thanks for watching.